So I hope you people are doing fine. Let's proceed with another topic of covalent bonding, that is valence bond theory. Let's get started with it. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले 1927 में हिटलर और लंदन ने प्रपोज करी थी। इसको लेटर थोड़ा इम्प्रूव और डेवलप किया गया लिनस पॉलिंग और जेसी स्लेटर ने किया था 1931 में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी अब तक की एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की ओवरलैप के क्राइटेरिया और स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। नाउ वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स जिनके ऊपर वो थ्योरी बेस्ड है वो क्या है? सबसे पहले तो एटम रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एटम्स अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करते हैं मॉलिक्यूल बनने के बाद भी। सेकेंड इज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास पास आने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही इंटरैक्शन की वजह से बनता है। इनर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल only valence bond lose their identity during bond formation. So bond formation में केवल वैलेंस बॉन्ड अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, जबकि इनर इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अनअफेक्टेड रहते हैं। And last point says that the stability of bond is accounted by the fact that the formation of bond is accompanied by release of energy. यानी कि बॉन्ड का स्थायित्व या स्टेबिलिटी इस तथ्य पर निर्भर करता है कि बॉन्ड के या बंध के फॉर्मेशन के दौरान ऊर्जा रिलीज होती है। मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होती है एक सर्टेन डिस्टेंस, जब उसके एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी पे होते हैं, जिसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जैसे जैसे एनर्जी में कमी बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इन पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ फ्रेंड्स, कंसिडर करिए दो हाइड्रोजन एटम्स, जैसे मैंने ब्लू बॉक्स में ए और येलो बॉक्स में बी शो किया है, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके न्यूक्लियस हैं रेड कलर से शो किए हैं मैंने एच ए और एच बी, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने ग्रे कलर से शो किए हैं ई ए और ई बी। जब ये दोनों एटम्स एक बड़े डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर होते हैं, जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दोनों एटम्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उस समय जो टोटल सिस्टम की एनर्जी है या ऊर्जा है वो इन दोनों इंडिविजुअल्स की एनर्जी के सम के बराबर है। जब ये दोनों एटम्स पास आ जाते हैं एक दूसरे के, तो नए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में कार्य करने लगते हैं। इसी की वजह से कुछ अट्रैक्टिव और कुछ रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी और न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। इस तरीके से ये अट्रैक्टिव फोर्स काम करेंगे। और रिपल्सिव फोर्स जो काम करता है वो करता है बिटवीन न्यूक्लियस एच ए एच बी के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, और इलेक्ट्रॉन ई ए और ई बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। सो टोटल जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स हैं न्यूक्लियस एक एटम का अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अट्रैक्टिव फोर्स यानी एच ए के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और एच बी और ई बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, सेम न्यूक्लियस और सेम इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और एक न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में, और दूसरे का न्यूक्लियस और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, यानी एच ए और ई बी के बीच में अट्रैक्टिव, और एच बी और ई ए इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो ग्रीन कलर की लाइन से मैंने 4 अट्रैक्टिव फोर्स शो किए हैं। रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से हैं?
दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो मैंने रेड लाइन से शो किए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यानी EA और EB के बीच में, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में यानी HA और HB के बीच में। अब हमें ये पता चलता है, वी ऑलरेडी नो कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं वो एटम्स को पास लेके आते हैं और रिपल्सिव फोर्स एटम को दूर ले जाते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया जा चुका है कि अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से अगर ज्यादा है तो बॉन्ड बनेगा। यानी कि जैसे दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक आपको उसके ग्राफ के थ्रू भी दिखाऊंगी, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ ये देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर के बीच में एक एक्सट्रापोलेशन ग्राफ शो किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग होती है जब दो हाइड्रोजन एटम्स, अभी पीछे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्क्रीन में, कि दो हाइड्रोजन एटम्स एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो कि r इज इक्वल टू 300 pm की वैल्यू पे है, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे है, यानी कोई इंटरेक्शन इस समय, नो इंटरेक्शन हो रहा है, पास पास बिल्कुल भी अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इन दोनों के सेपरेटली जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो सिस्टम के फोर्स के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय जीरो है। अब धीरे धीरे ये पास आना शुरू होते हैं, तो अभी r की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की हाफ हुई है, यानी थोड़ा पास आ गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट फिगर में हमने देखा r की वैल्यू है 74, तो r की वैल्यू 74 पे ऑब्जर्व्ड बॉन्ड डिस्टेंस जो हाइड्रोजन का है वो इस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। इस स्टेज पे दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास पास आके एक स्टेबल बंध बनाते हुए एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये डिस्टेंस आर नॉट जो कि 74 है, ये बॉन्ड लेंथ के बराबर है, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में 74 pm है, जैसा कि मैंने शो कर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी इस समय सिस्टम की, जब इन लोगों को सब इतने डिस्टेंस पे पास लाया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय सिस्टम की मिनिमम है। तो ये जो ग्राफ है ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और इस डायग्राम में अभी तक हमने क्या समझा है कि जब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आइसोलेटेड केस में जीरो होती है, जो कि डिस्टेंस r 300 के बराबर है। फिर जब डिस्टेंस कम होता है, इंटरेक्शन शुरू होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हाइड्रोजन के केस में 74 pm पर, और इस केस में एक स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। नाउ जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले, जो कि शो करी गई है -432 वैल्यू से। आप ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की साइड पे, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी है। इसी तरीके से अगर आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक करना चाहेंगे तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी 432 वैल्यू एनर्जी, किलो जूल्स की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आप एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे, विघटित करेंगे हाइड्रोजन एटम में। सो इस तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप 74 पिकोमीटर तक नहीं लेके आएंगे हाइड्रोजन एटम्स को, तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं और इसलिए बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। जब 74 पिकोमीटर का डिस्टेंस अचीव हो जाएगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप इससे भी ज्यादा पास लेके आते हैं एटम्स को, दैट इज अगर आप r की वैल्यू 45 कर देते हैं, तो फिर से इतने क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस कि रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होने लगेगा, और जब रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। So this indicates that there is a certain value for bond length which is needed
to obtain a stable molecule. See one more example, that is अभी अगर if we are talking about hydrogen, तो उसी के साथ साथ हीलियम की भी बात कर लेना ठीक है। हमने देखा कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं हीलियम He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। हालांकि वी नो दैट हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन He2, तो देखते हैं भाई सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ जैसे मैंने आपको येलो और ग्रीन कलर की लाइन से दो एटम्स हैं ये हीलियम के, और इनके बीच में मैंने आपको येलो और ग्रीन कलर की लाइन से रिपल्सिव फोर्सेस दिखाए हैं। तो कैलकुलेटिवली रिपल्सिव फोर्सेस का नंबर आता है 5, और अट्रैक्टिव फोर्स जो पर्पल कलर की लाइन से शो किया है वो उसका नंबर आता है 4। तो अभी मैंने आपको पीछे ये प्रिंसिपल बताया था कि मैग्नीट्यूड में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। नाउ सिंस यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में एटम के फॉर्म में रह सकता है। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस को इफ वी वांट टू स्टडी, तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इसकी कंडीशन है मैक्सिमम ओवरलैप, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बॉन्ड्स को लीड करेगी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के एटम्स का वी हैव ऑलरेडी सीन, दो फ्लोरीन के एटम्स पास पास आते हैं तो उनके पीजेड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पीजेड ऑर्बिटल्स में। तो सिंस ये ओवरलैपिंग का ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है और इसलिए F2 मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि दो अलग अलग एटम्स हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख चुके हैं, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख चुके हैं, तो HF मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और 2pz ऑर्बिटल फ्लोरीन का ओवरलैप होने की वजह से, जिन दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और HF मॉलिक्यूल बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल और केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से समझाया जा सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिनकी वजह से एक और नई थ्योरी बनी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहला लिमिटेशन वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं समझा सकती, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम देता है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। इसी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे करके नहीं समझा पाई। So friends, I hope valence bond theory must be clear to you by now. अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे जरूर बताइए। एंड आई होप you have enjoyed the lecture. Thanks a lot for watching. Bye bye.